मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 8 है अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपकी ये एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपकी एक्सरसाइज 8.6 में आपको मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन तो दिए गए, लेकिन उनमें फंक्शन नहीं दिया, हमें फलन नहीं दिया हुआ। फलन हमें खुद को बढ़ाना पड़ेगा। फलन बना के जिस चीज़ को हमें मैक्सिमम बताया गया उसी का फलन बनेगा, उसी का अवकलन करेंगे और जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए, पहले की जानकारी आपकी नहीं है, तो आपकी जो पुराने वीडियो है उन वीडियो को देखो, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू रखना। तो आपका इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी नदी में स्टीमर चलाने का, तो सबसे पहले ये है पता होना चाहिए स्टीमर होता क्या है। नदी है, नदी में स्टीमर चलना है, इसका मतलब ये हो गया नदी से रिलेटेड कुछ है। और नदी में क्या चलते हैं, जहाज चलते हैं। तो ये जहाज ये आपका यानी स्टीमर होता है, भाप से चलने वाला जहाज है। अब उसको चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन के समानुपाती है। यानी उसके 1 घंटे का खर्च है प्रति घंटा खर्च, प्रति घंटा खर्च वो समानुपाती है उसके वेग के क्यूब के। तो वेग को हमने v मान लिया। किसका वेग? स्टीमर का वेग। यानी स्टीमर का जो वेग का क्यूब है वो प्रति घंटे के खर्च के समानुपाती होता है। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो प्रति घंटा खर्च बराबर आ जाएगा के कांस्टेंट ले लिया और ये वेग क्यूब हो गया। समानुपाती के चिन्ह को उठाते हैं तो हमारा एक क्या होता है, कांस्टेंट आता है। तो आपका जहां के बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी जिसको हमें अवकलन करते समय इसका हम क्या कर लेंगे, इसका तो अवकलन में भाग मिलेगा अगर किसी चर के साथ आया, तो अगर अकेला हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अवकलन। तो यह आ गया प्रति घंटे का खर्च। इस प्रकार से हम इसको देख लेंगे। अब चलते हैं हम आगे। तो हमें कह रहा है कि स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन के समानुपाती, ये हो गया अपना। फिर कह रहा है यदि जलधारा का वेग, अब आपकी जलधारा है, धारा का वेग, तो इसमें भी दिक्कत, आपकी जलधारा का वेग भी होगा। जैसे मान लो ये आपका स्टीमर है और ये जलधारा है, इसका वेग इधर हो सकता है, स्टीमर का वेग भी इधर हो सकता है, या दूसरी स्थिति ऐसी हो आपकी जलधारा का वेग इधर हो और स्टीमर आपका है उसका वेग इधर हो, तो दोनों में फर्क होगा आपका। तो कह रहा है जलधारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जलधारा का वेग आपको x किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो अब देखो इन दोनों में फर्क है। अगर आपका जलधारा का वेग इधर x है और स्टीमर का वेग v है, तो इस साइड इसकी चाल हो जाएगी v प्लस x, दोनों जुड़ जाएंगे, इतनी चाल हो जाएगी किसकी, स्टीमर की। फिर इसमें देखो स्टीमर की चाल v है और जलधारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्टीमर इस साइड इसके सापेक्ष गति करेगा, वो करेगा v माइनस x। ये इसमें डिफरेंस और है। अगर स्टीमर का वेग खुद का v है, जलधारा का x है, तो ये जहाज इधर v प्लस x स्पीड से चलेगा। और अगर आपका जहाज इधर चल रहा है, जल आपको उधर चल रहा है, तो विपरीत दिशा हो गई, तब आपका v में से x घट जाएगा। उस साइड क्या होगा, जब अगर मान लो आपका x ज्यादा होगा तो जहाज विपरीत दिशा में चल जाएगा, अगर v ज्यादा होगा तो जहाज की दिशा में ही क्या होगा आपका, ये इधर जहाज का वेग है उस दिशा में चलेगा। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखो। सिद्ध कीजिए स्टीमर की जलधारा के विपरीत दिशा में, जलधारा के विपरीत दिशा में, ये होगी ना आपकी विपरीत दिशा में, जलधारा के विपरीत दिशा में चलने पर उसकी अधिकतम मितव्ययी चाल, अधिकतम मितव्ययी चाल। तो इसको समझते हैं ये क्या होता है। अधिकतम का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा, मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चा। यानी मितव्ययी चाल का मतलब ये हो गया, अधिकतम मितव्ययी चाल का मतलब ये हो गया कम से कम खर्चा करने वाली चाल। क्योंकि देखो खर्चा है वो आपका इसके वेग के क्यूब, वेग का क्यूब उसके समानुपाती है। तो अपना वेग ऐसा रखना है कि उसमें कम से कम खर्चा हो और जलधारा के विपरीत चलना हो। तो विपरीत चलना भी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पानी के साथ ही वो क्या हो आपका जहाज भी चला जाए, नहीं, आपका जहाज भी जिस साइड जाना है उस साइड जाए और खर्चा भी क्या हो, कम से कम हो। तो इसमें हमें दे दिया अधिकतम मितव्ययी चाल, यानी आपका जो खर्च है
उस खर्च को अगर हम ई से प्रदर्शित करें तो अपना फलन है वो खर्च का बनेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है अधिकतम मितव्ययी चाल यानी कम से कम खर्चा होना चाहिए। तो इसमें फलन किसका बनाना है, अपने को खर्चे का बनाना है। चाल 3/2 x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अगर कम से कम खर्चा हो तो स्टीमर की जो चाल है वो 3/2 x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो फिर से देख लो, स्टीमर की चाल 3/2 x सिद्ध करनी है अपने को, और खर्चे को क्या दिखाना है, कम से कम दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, अब हल करते हैं। तो सारी चीजें आपको बता दी गई है। फलन इसका बनेगा, इसी का अवकलन होगा, और स्टीमर का वेग है वो इस प्रकार से आपको सिद्ध करके बताना है। एक चीज और ध्यान में देना, आपकी जो बुक है उसमें यहाँ इसकी जगह बुक में 2/3 x दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको आपको क्या करना है, गलत है, उसको चेंज करके 3/2 x कर लेना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आपके क्वेश्चन की सारी जो बातें हैं वो आपको बता दी गई है। अब हम क्वेश्चन को हल किस प्रकार करना है वो चीज बताते हैं। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना स्टीमर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी स्टीमर की जो गति है, चाल है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखो, हम स्टीमर को चलाएंगे तो कितनी दूर चलाएंगे वो चीज भी हमारे पास होनी चाहिए। वो भी चीज हमें माननी पड़ेगी कि हम इसको इतनी दूर चला रहे हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि स्टीमर कितने घंटे चल रहा है, और घंटे जितने चलेगा उसको फिर आपका जो खर्च दिया हुआ है, उस प्रति घंटे का खर्च दिया हुआ है, उसको जितने घंटे चल रहा है उससे गुणा कर देंगे तो अपने पास कुल खर्चा आ जाएगा। तो हम कह देंगे, माना स्टीमर का वेग 20 किलोमीटर प्रति आवर है, जो s किलोमीटर दूरी तय करता। तो देखो, हमारा v है उसको तो कांस्टेंट नहीं मानना, इसको चर मानना है, इसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो v तो आपका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि दूरी की आपकी जो चाल है उसके हिसाब से खर्च आता है। तो इस चाल को अपने को क्या करना पड़ेगा, कम ज्यादा करना पड़ेगा। किस लिए, क्योंकि खर्च हमें कम से कम हो, इसलिए। आपकी दूरी फिक्स होती है कि भैया 10 किलोमीटर चल रहा है, या 20 किलोमीटर चल रहा है, 50 चल रहा है, 100 चल रहा है, 150 चल रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, जो s किलोमीटर है इसको हमें कांस्टेंट मानना है। तो ये हो गया। अब हमारे को प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जो खर्च है वो वेग के क्यूब के समानुपाती है प्रति घंटे का खर्च। तो हम कह देंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, स्टीमर का प्रति घंटा खर्च, तो वो समानुपाती हो गया आपका v क्यूब, जो आपकी चाल है उसके वेग है उसके घन के समानुपाती हो गया। अब हम क्या करते हैं, समानुपाती के चिन्ह को उठाते हैं। तो इसलिए आपका हो गया स्टीमर का प्रति घंटा खर्च बराबर के वी क्यूब का। तो जहां के आपका क्या है, समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक बोल दो, इसको अचर बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने यहाँ अभी तक दो चीजें कांस्टेंट हो गई है, एक तो के कांस्टेंट हो गया, एक आपका एस कांस्टेंट है, यानी इन दोनों को अचर ही काम में लेना है। अब 1 घंटे का खर्च इतना है। अब हमें पता करना है कि स्टीमर चला कितने घंटे है, उसके हिसाब से हमारा कुल खर्च आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आपका जो फलन है वो कुल खर्चे का बनेगा। तो ये एस दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये लो, अब इसमें हमारे पास चाल है, दूरी, चाल का मतलब वेग है, और दूरी है तो हम समय निकाल सकते हैं आराम से। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर आ गया आपका दूरी बट्टा चाल। ये तो समय बराबर आपका दूरी बट्टा चाल आ गया। इससे हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे चूंकि स्टीमर का वेग v बराबर हो गया स्टीमर द्वारा तय की गई
दूरी, तो तय की गई दूरी क्या हो गई आपकी s बट्टा समय। तो हमें समय चाहिए, तो आपका समय बराबर हो गया, समय को ले लेते हैं t, तो समय t बराबर हो गया आपका s बट्टा v, s बट्टा v, ये हो गया। अब एक चीज और देखो, हमने यहां तो ये तो लिया स्टीमर का वेग और s किलोमीटर दूरी तय की है, तो s किलोमीटर दूरी आपकी जल धारा में तय की है, यानी जल धारा में s किलोमीटर, आपको जो जल है उसमें s किलोमीटर दूरी तय की है, तो उसमें जब s किलोमीटर दूरी तय की है तब आपका स्टीमर का वेग ये नहीं होगा, स्टीमर का वेग क्या होगा आपका v माइनस एक्स होगा, क्योंकि जल धारा के विपरीत हो रहा है ये, तो जल धारा के विपरीत स्टीमर का वेग, तो स्टीमर का वेग हो जाएगा v माइनस एक्स। आपको पहले तो इसलिए बताया गया था कि आपको समझ में आ जाए कि v क्यों नहीं लेना और v माइनस एक्स क्यों लेना है, इसलिए तो यहां से आपका समय t बराबर आ जाएगा s बट्टा v माइनस एक्स, यानी इतने घंटे हो गया आपका, इतना ये हो गया। तो आप कुल खर्च निकालेंगे तो घंटा समय गुणा प्रति घंटा खर्च, तो आपका क्या आ जाएगा कुल खर्च आ जाएगा। तो इसलिए कुल खर्च को हम क्या करते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित किया तो कुल खर्च में आ गया आपका प्रति घंटे का खर्च, तो के वी क्यू गुणा आपका समय, ये 1 घंटे का खर्च है, कुल इतना घंटा है, तो कुल खर्च हो गया आपका s बट्टा वी माइनस एक्स। तो यहां से आपके पास आ गया E बराबर के वी क्यूब एस बट्टा वी माइनस एक्स, ये अपना क्या हो गया फलन तैयार हो गया। अब आगे की प्रोसेस है वो हमें इस फलन के साथ करनी है। तो इस फलन में देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट है क्या क्या नहीं है। तो इस फलन में एक तो आपका एस कांस्टेंट अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, एक आपका के कांस्टेंट है क्योंकि समानुपाती नियतांक है, और आपका एक्स भी कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना एक्स भी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि जल धारा की जो वेग है वो x किलोमीटर प्रति घंटा अपने को दिया हुआ है। तो ये जल की जो धारा का वेग है वो फिक्स है, दी हुई चीज हमें क्या करनी है फिक्स माननी होती है। तो हम क्या कर देते हैं हमेशा ही x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो कहीं आप इसका भी x के सापेक्ष अवकलन मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। तो अब इसमें वेरिएबल बचा कौन? वेरिएबल बचा आपका v। v क्या है? स्टीमर का वेग। तो इसका हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसको हम अभी क्या कर रहे हैं समीकरण नंबर दे रहे हैं 1। अब इधर वाले पूरे को मैं इरेज कर देता हूं, फिर उसका अवकलन वाले प्रक्रिया हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं इसका v के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखो बट्टा के ऊपर भी v है, बट्टा के नीचे भी आपका v है। इसका मतलब अवकलन में u बट्टा v वाला रूल लगेगा। u बट्टा v रूल क्या कहता है कि अवकलन करते समय बट्टा के ऊपर वाले का अवकलन पहले होगा, नीचे वाला कांस्टेंट होगा, फिर माइनस आपका ऊपर वाला कांस्टेंट होगा, नीचे वाले का अवकलन होगा, फिर पूरे के बट्टा लगा के नीचे वाले का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो v के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो इसका हो जाएगा डी बट्टा डी वी बराबर, अब u बट्टा v से होगा तो v माइनस एक्स, बट्टा के नीचे वाला कांस्टेंट होगा d अपॉन डी एक्स। हमेशा क्या करना अवकलन जब u बट्टा v लगाओ तो आपको ये प्रोसेस जरूर लगा देना ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें एक चीज और देखो, आपका के एस है वो कांस्टेंट है, तो इसको अवकलन से बाहर ही रख लो, तो के एस तो आपका बाहर ही हो गया। अब आपका v माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो गया d अपॉन डी वी, और ये हो गया v क्यूब, फिर माइनस आपका v क्यूब ऐसे ही d अपॉन डी वी, और यहाँ हो गया v माइनस एक्स बट्टा v नीचे वाले का v माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, तो यहाँ से आपका डी बट्टा डी वी बराबर के एस तो ऐसे आ गया, v माइनस एक्स ऐसे रहेगा, v क्यूब का हो जाएगा 3v स्क्वायर माइनस v क्यूब गुणा v का हो गया 1 माइनस एक्स का हो गया 0 बट्टा ये हो जाएगा v माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम और हल कर लेते हैं, तो dv बट्टा dv बराबर के एस, ये इसको हम क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3v की घात 3 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3xv² माइनस ये हो गया आपका v³ बट्टा v माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपका 3v³ प्लस का है, ये माइनस का है, तो एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो de बट्टा dv बराबर ks। तो ये हो गया 2v³ माइनस 3xv² बट्टा v माइनस x का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे देंगे हम 2। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा आपका de बट्टा dv क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा de बट्टा dv बराबर हो गया 0। तो हम अब इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। इसको 0 के बराबर किया तो आपका आ गया ks 2v³ माइनस 3xv² बट्टा v माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो आपका ks का भाग इधर 0 में लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर जो बट्टा के नीचे है वो इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बचेगा। तो आपका बचेगा यहाँ पे 2v³ माइनस 3xv² बराबर 0। अब हमें क्या करना है v का मान निकालना है। तो ऐसे नहीं कि v² का भाग दो, भाग नहीं देना अपने को, इन दोनों में v² कॉमन आ रहा है तो v² कॉमन ले, कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2v माइनस 3x बराबर 0। अब देखो दो गुणनखंड आपके, एक तो v² एक 2v माइनस 3x, तो v² बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। अगर v² बराबर 0 हो गया इसका मतलब v बराबर 0 हो गया। v क्या स्टीमर का वेग, स्टीमर का वेग अगर 0 हो गया तो स्टीमर फिर चला ही कहाँ, नहीं चलाना तो फिर खर्चा ही नहीं हुआ, तो सारा काम आपका नील हो गया, तो ये चलेगा नहीं। हम कह देंगे क्योंकि आपका v² इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि स्टीमर का वेग 0 होते तो हमने कोई काम ही नहीं किया। तो फिर 0 के बराबर कौन होगा, तो आपका 0 के बराबर 2 होगा, इसलिए आपका 2v माइनस 3x बराबर 0। यहाँ से आपका v बराबर आ जाएगा 3/2x। तो ये v का मान आपके पास आ गया। अपने को लगेगा भाई v का मान तो आगे सिद्ध हो गया, यही आंसर प्रूफ लिख देंगे, नहीं। यहाँ अभी हमने v का मान निकाला, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि जो चाल है वो अधिकतम मितव्ययी है, यानी न्यूनतम खर्च वाली चाल है। तो हमें उस खर्चे को न्यूनतम भी सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा समीकरण 2 का। अब समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करेंगे तो ks तो आपका कांस्टेंट ऐसे रह जाएगा, वापस से इसमें u बट्टा v वाला रूल लग जाएगा। तो समीकरण 2 का v के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d² बट्टा dv² बराबर ks आपका बाहर रह गया, अब होगा आपका u बट्टा v से। अब u बट्टा v क्या कहता है कि नीचे वाला तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो v माइनस x का होल स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट हो गया d/dx, ये आ गया आपका नीचे ऊपर वाला। तो 2v³ माइनस 3xv², फिर माइनस आपका ये कांस्टेंट रहेगा 2v³ माइनस 3xv² और d/dx, और इसके साथ में जाएगा v माइनस x का होल स्क्वायर। फिर पूरे के बट्टा में आ जाएगा आपका v माइनस x की घात 2, पहले से थी 2 का फिर दोबारा स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ आ गया आपका ks बराबर, तो v माइनस x का होल स्क्वायर, तो ऐसे ले गया गुणा 2v³ तो v³ का हो जाएगा 3v², वो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6v² माइनस, फिर इस v² का हो जाएगा 2v, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6xv, फिर माइनस 2v³ माइनस 3xv² गुणा, फिर इसका करेंगे तो पहले घात का होगा 2v माइनस x, तो ऐसे आ गया, घात आ गई, जितनी घात उसमें से कम कर दी। फिर अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले v का 1 हो गया, x का हो गया 0, फिर बट्टा, यह आपका बट्टा यहाँ होगा तो v माइनस x की घात 4, ये क्लोज। तो आपका d² बट्टा dv² बराबर ks। तो यहाँ से आ गया आपका, इन दोनों में देखो vx आपका कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक v माइनस x है वो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। तो फिर क्या बचा, यहाँ तो बच गया आपका v माइनस x और 6v² माइनस 6xv, फिर माइनस आपका 2v³ माइनस 3xv², और साथ में v माइनस x कॉमन ले लिया तो 2 बचा, 2 को हमने आगे लगा दिया, फिर बट्टा v माइनस x की घात 4। तो
ये आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ v माइनस एक्स है, इससे एक v माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, इसको मैं वापस रफ कर रहा हूँ, इसको दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस है वो हम यही लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया डी स्क्वायर ई बट्टा डी वी स्क्वायर बराबर के एस। फिर यहाँ से देखो आपका v माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें v माइनस एक्स है, एक v माइनस एक्स इस पद में भी है, तो v माइनस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। तो v माइनस एक्स हम कॉमन लेंगे तो बाहर आपका v माइनस एक्स आ गया। फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया एक तो v माइनस एक्स, फिर गुणा, फिर आपका इन दोनों में 6v कॉमन आ रहा है तो हम 6v कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका v माइनस एक्स, ये बच गया। फिर माइनस आपका यहाँ से v माइनस एक्स तो आ गया बाहर, 2 बच गया एक तो 2 और ये हो गया आपका 2v क्यूब माइनस 3xv स्क्वायर, तो ये बच गया। ये अपना ब्रैकेट क्लोज बट्टा यहाँ आ जाएगा आपका v माइनस एक्स की घात 4। अब इससे एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपका यहाँ आ जाएगा के एस, v माइनस एक्स कैंसिल हो ही गया, तो यहाँ बच गया आपका 6v और v माइनस एक्स, ये v माइनस एक्स, ये v माइनस एक्स बन गया, तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो क्योंकि यहाँ से हमने अगर 6v को मिले तो v माइनस एक्स बन रहा है, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। फिर -2, इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो v स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 2v माइनस 3x बट्टा यहाँ आ जाएगा v माइनस एक्स की घात कितनी हो गई, 3, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गई। अब इतना आने के बाद में हम क्या करेंगे, कहेंगे v बराबर 3 बट्टा 2x पर, ये मान रखेंगे इसमें, तो डी स्क्वायर ई बट्टा डी वी स्क्वायर और v बराबर 3 बट्टा 2x, इसमें जब रखा तो के एस तो आपका बाहर रह गया। फिर 6v, v की जगह ये रखना ही है अपने को, तो 3 बट्टा 2x, फिर गुणा यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा आपका 3 बट्टा 2x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ जब v का मान निकला तो v का मान 3 बट्टा 2x है, इससे एक स्टेप पीछे चलेंगे तो 2v माइनस 3x का मान कितना, 0 है, तो 2v माइनस 3x का मान ये 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो v का मान रख के निकलना, ये सारा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बट्टा में आपका 3 बट्टा 2x माइनस एक्स की घात 3 हो गया, फिर बराबर के एस गुणा, तो यहाँ इसमें 2 का भाग लग गया तो 3 गुणा 3 हो गया 9x, फिर गुणा यहाँ से आपका देखो 3 बट्टा 2x है, इसका मतलब 1.5x है, 1.5x में से 1x गया तो आधा बचा और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बट्टा 4 आया। फिर बट्टा यहाँ से यही बात है 3 बट्टा 2x है, उसमें से घटाना है, यानी 1.5x में से 1x घटाना तो आधा x बचेगा, आधा x का क्यूब यानी x क्यूब बट्टा 8 हो जाएगा। तो x क्यूब से तो आपका x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 8 ऊपर आ जाएगा और 4 चला जाएगा नीचे, तो 9 के एस गुणा 8 बट्टा आ गया 4, इसमें भाग दे दो तो 2 बार गया, 2 को 9 से गुणा किया तो 18 के एस आ गया, जो क्या है 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है इसका मतलब डी स्क्वायर ई बट्टा डी वी स्क्वायर का मान क्या आ गया, धनात्मक आ गया। अब मान धनात्मक आते हैं हम क्या कह देंगे, इसलिए आपका v बराबर 3 बट्टा 2x पर खर्च न्यूनतम है, यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये क्या हो गया आपका हेंस, ये चीज सिद्ध करनी है कि v बराबर 3 बट्टा 2x होना चाहिए और खर्च क्या होना चाहिए आपका, न्यूनतम होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या थोड़े बड़े, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से इसको क्या करोगे, सोल्व करते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत है कि कहीं भी आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें क्या है, इस क्वेश्चन को समझना है और फिर हमें पता करना है कि भाई कुल खर्च निकालना है, तो हमें पहले समय निकालना पड़ेगा, फिर प्रति घंटे का खर्च निकालना पड़ेगा। दोनों चीज हमारे पास आएगी तब जाके हमें कुल खर्च प्राप्त होगा। अब समय निकालेंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में तो समय का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि स्टीमर इतने किलोमीटर चलता है, यानी इतनी दूरी तय करता है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। अगर आपने दूरी का पता कर लिया कि भाई दूरी मान ली कि हमें दूरी माननी पड़ेगी, तभी जाके आपको समय मिलेगा। अगर आपको ये दूरी वाली चीज भूल गए या दूरी पे आपका ध्यान ही नहीं गया तो ये क्वेश्चन आप हल नहीं होगा।
तो इस क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। पीछे भी जो 5-7 क्वेश्चन करवाए हैं उन सब पे आपको कहा गया है कि उन पे बार बार प्रैक्टिस करो। मैं फिर कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान दो और क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगर इन क्वेश्चनों में दिक्कत रह गई तो पूरी बुक में आप इसको कितनी बार पढ़ लो, बोला ये समस्या, ये जो चैप्टर है वो क्वेश्चन मार्क लगाता जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार अगर आपको मान लो एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, तब तक देखते जाओ जब तक समझ में नहीं आता था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।